मैं आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन। एक तो हम टेम्परेरी इंजंक्शन करेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरलक्चरी ऑर्डर्स। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कंसेप्ट क्या है। देयर इज अ प्लेंटिफ इन द केस एंड देयर इज अ डिफेंडेंट। There is a plaintiff and there is a defendant. There are two parties, plaintiff and defendant. और plaintiff को ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी एट डिस्प्यूट है, जिस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो वो कोर्ट को एक अपील करता है कि कोर्ट डिफेंडेंट पर रिस्ट्रेंट लगाए, कोर्ट डिफेंडेंट पर एक पाबंदी लगाए, एक रिस्ट्रेंट लगाए। ठीक है, इस रिस्ट्रेंट को हम बोलेंगे क्या? टेम्पररी इंजंक्शन। तो व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन? टेम्पररी इंजंक्शन मीन्स अ रिस्ट्रेंट। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन मीन्स रिस्ट्रेंट बाय अ कोर्ट on the defendant not to misuse the property which is the subject matter of a civil case, not to misuse the property which is the subject matter of a civil suit। ये तो था टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में। और एक दूसरा पॉइंट हमने पढ़ना है आज के सेशन में, इंटरलक्चरी ऑर्डर्स। इंटरलक्चरी ऑर्डर्स मतलब क्या? देखिए, केस यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। दिस इज कमेंसमेंट एंड दिस इज कंक्लूजन। कमेंसमेंट ऑफ अ सिविल केस, यहां से केस कमेंसमेंट होता है और इस केस का यहां से ये केस कमेंस होता है और यहां कंक्लूड होता है। तो इन बिटवीन इंटरलक्चरी ऑर्डर्स का मतलब द orders of the court in between these 2 points. Order of the court in between these 2 points are called interlocutory orders. आइए इन्हें हम सिस्टमैटिक तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन एनी सच एक्ट। ठीक है, एनी सच एक्ट, ठीक है, जो नीचे हम पढ़ेंगे। और मेक such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation or sale or removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in a suit where it is proved by affidavit or otherwise। शाबाश बेटा। तो क्या करना है कोर्ट, एक बार इस लैंग्वेज को हम ध्यान से, यहाँ इस लैंग्वेज को हम, सारी लैंग्वेज को एक बारी ध्यान से हम पढ़ेंगे। आप शेडेड जो पैराग्राफ है स्क्रीन पर आपके सामने, तो कोर्ट मे ग्रांट, दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो सबसे पहले आप देखिए, कोर्ट मे ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन। कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो टेम्परेरी इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर दे सकता है। टू रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेन का मतलब रोक सकता है, एनी सच एक्ट, कोई भी काम, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग, और कोई और दूसरा ऑर्डर भी कर सकता है जिसका मकसद क्या होगा, जिसका पर्पस क्या होगा कि वेस्टेज को रोकना, डैमेज को रोकना, एलिनिएशन को रोकना यानी ट्रांसफर को रोकना, या सेल को रोकना, या रिमूवल को रोकना, या किसी और तरह से डिस्पोजिशन को रोकना। तो कैसे कैसे ऑर्डर कोर्ट, शाबाश बेटा, किस तरह के ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है। ठीक है, और इन ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है,
अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे, शाबाश। वेयर इट इज प्रूव्ड और अदरवाइज, वेयर इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, जहां पे प्लेंटिफ एफिडेविट दे, क्या एफिडेविट दे, प्लेंटिफ को क्या एफिडेविट देना पड़ेगा टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, आप ध्यान से नोट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को कि प्लेंटिफ को क्या एफिडेविट देना पड़ेगा, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by way of party by way alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। ठीक है, that any property in dispute in a suit it is in danger of being wasted, ये चीज आपको एफिडेविट से साबित करनी पड़ेगी। damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है बेटा, और wrongfully sold in execution of a decree, और डिग्री को एग्जीक्यूट करते हुए गलत तरीके से बेची जा सकती है। दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, डिफेंडेंट ने धमकी दी है और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, डिफेंडेंट ने धमकी दी है और या इंटेंड्स टू रिमूव, वो रिमूव करना चाहता है, या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है क्रेडिटर्स को चूना लगाने के लिए, धोखा देने के लिए, या डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट की धमकी दे कि वो प्लेंटिफ को डिस्पोजेस कर देगा यानी प्रॉपर्टी उससे छीन लेगा, और अदरवाइज कोज एन इंजरी टू द प्लेंटिफ, और या प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाएगा इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट। ये तीनों बातें एफिडेविट से साबित करनी पड़ेंगी किसे, प्लेंटिफ को। इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू सेटिस्फाई द कोर्ट, ठीक है, और ये प्लेंटिफ को क्या साबित करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, शाबाश। ऑर्डर 39 में हम ये पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 39 में हम पढ़ रहे हैं ये सब बातें। इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट सब्सटेंशियल एंड इररिपेरेबल हार्म और इंजरी वुड बी सफर्ड बाय हिम if such temporary injunction, ठीक है बेटा, is not granted and that such loss or damage or harm cannot be compensated by damages। प्लेंटिफ को ये साबित करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि अगर इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया गया, स्टे ऑर्डर नहीं लिया गया, तो प्लेंटिफ को भारी नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई डैमेजेस से भी कंपनसेट नहीं हो पाएगी, लेटर ऑन कंपनसेट नहीं हो पाएगी। अगर ये एफिडेविट के जरिए अपील की जाए कोर्ट के पास और कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाए तो कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब ये है, इंजंक्शंस दो तरह की होती हैं, टेम्परेरी इंजंक्शंस भी होती हैं, परमानेंट इंजंक्शंस भी होती हैं, लेकिन अभी हम कोर्ट का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिर्फ हम टेम्परेरी इंजंक्शंस को पढ़ रहे हैं, हम परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन को अभी हम नहीं पढ़ रहे। शाबाश बेटा। तो टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में ऑर्डर 39 आपने देखा। इंटरलक्चरी ऑर्डर क्या होता है, इंटरलक्चरी ऑर्डर रूल 6 पढ़ेंगे बेटा। पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट order the sale by any person named in such order and in such manner and on such terms as it thinks fit for any movable property being subject of such suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy or natural decay or which for any other just and sufficient cause it may desirable to be sold at once। तो कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर एक प्रॉपर्टी है जो कि खराब हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, ठीक है, पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसकी इंटरिम सेल भी ऑर्डर कर सकता है। आप ध्यान से इस बात को समझे, रूल 6। आप इस पैराग्राफ को एक बारी ध्यान से नोट करेंगे, पॉज करके आप इसे एक बारी नोट कर लेंगे, रूल 6 को अच्छे से समझ लेंगे, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इंटरिम सेल क्या है, एक्चुअली इंटरलक्चरी ऑर्डर, यानी इंटरलक्चरी ऑर्डर क्या होता है,
केस जहां से शुरू हुआ और जहां कंक्लूड होता है उसके बीच में जो ऑर्डर्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटरलक्चरी ऑर्डर्स। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एटसेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। कोर्ट सब्जेक्ट मैटर को डिटेंशन भी कर सकता है। डिटेंशन मतलब उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है, उसे प्रिजर्व करने का, सुरक्षित का रखने का ऑर्डर पास कर सकता है, और उस पर इंस्पेक्शन का भी ऑर्डर पास कर सकता है। अब बात को ध्यान से समझेंगे, ये रूल 7 है। कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट and on such terms as it thinks fit, make an order for the detention, preservation or inspection of any property which is the subject matter of such suit or as to which any question may arise therein। तो कोर्ट की पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी इसमें पढ़ेंगे हम। तो मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, कोर्ट में मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, ठीक है, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस एज इन ए, जो ए में आपने पर्पस पढ़ा, ऑथोराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन और इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग इन पोजेशन ऑफ एनी अदर इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी टू सच सूट। अगर किसी बिल्डिंग में कोई प्रॉपर्टी है विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, तो कोर्ट ऑथोराइज कर सकता है एनी पर्सन टू एंटर अपॉन or into any land or building in the possession of any other party to such suit for all or any of the purpose as in A above, authorize any samples to be taken or any observation to be made or experiment to be tried which may seem necessary or expedient for the purpose of obtaining full information। So court can order detention, court can order preservation, court can order inspection of any property which is the subject matter of the suit। Application for such order to be after notice, application for such order to be after notice, an application by the plaintiff for an order under rule 6, रूल 6 में हमने टेम्परेरी इंजंक्शन इंटेलेक्चुअरी ऑर्डर पढ़ा, और रूल 7 में हमने ये बात पढ़ी, ऊपर 3 ऑर्डर पढ़े। मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है। एप्लीकेशन आप कब कर सकते हैं, मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी रूल 6 और रूल 7 में अगर आपको ऑर्डर चाहिए, रूल 6 और रूल 7 क्या है, आपको टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए, आपको इंटरिम सेल करवानी है, आपको प्रॉपर्टी को डिटेन करवाना है। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रूल 6 और रूल 7 ऑर्डर 39 हमने पढ़ा। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट को, अगर प्लेंटिफ को लगता है कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, या प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है, या प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखवाना है, या प्रॉपर्टी को कोर्ट की डिटेंशन में करवाना है, या कोर्ट से इंस्पेक्शन करवानी है प्रॉपर्टी की, तो रूल 6 और रूल 7 में आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एन एप्लीकेशन by the plaintiff to the court, an application by the plaintiff for an order under rule 6 and rule 7 may be made at any time after institution of the suit। An application by the defendant for such an order may be made at any time after appearance। और ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ कर सकता है, डिफेंडेंट भी ऐसी एप्लीकेशन दे सकता है। रूल 6 और रूल 7 में एप्लीकेशन देने का राइट सिर्फ प्लेंटिफ का नहीं है, डिफेंडेंट का भी राइट है। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे, और मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा इस सेशन पर। जैसे ही ये सेशन आपको मिलेगा, आप अपना फीडबैक देना कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। रूल 6 और रूल 7 में डिफेंडेंट भी अप्लाई कर सकता है। रूल 6 और रूल 7 में डिफेंडेंट आफ्टर एप्लीकेशन, आफ्टर अपीयरेंस भी अपनी बात रख सकता है। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और रूल 7 ऑन एन एप्लीकेशन मेड फॉर द पर्पस, court shall accept where it appears that the object of making such order would be defeated by the delay, direct notice thereof to be given to the opposite party। शाबाश बेटा। Before making an order under rule 6 or rule 7 on an application made by the purpose, court shall direct the notice thereof to be given to opposite party। तो
इस पॉइंट नंबर 3 में कोर्ट जब एप्लीकेशन रूल 6 और रूल 7 में कोर्ट के पास एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट दो काम कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस देगा। थर्ड समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो बेटा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कोर्ट के पास 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास यहाँ 2 एक्शन है। कोर्ट क्या करेगा, या तो अपोजिट पार्टी को नोटिस देगा, और कोर्ट को अगर ये लगेगा कि अपोजिट पार्टी को नोटिस देने में टाइम खराब होगा और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, तो कोर्ट सीधा विदाउट गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टी, कोर्ट कैन डायरेक्टली ऑर्डर रूल अंडर रूल 6 एंड रूल 7। कोर्ट डायरेक्टली रूल 6 और रूल 7 में ऑर्डर पास कर सकता है। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन द कोर्ट। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन द कोर्ट हम बात करेंगे आगे। शाबाश। ये डिपॉजिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन द कोर्ट, ध्यान से इस जो शेडेड पैराग्राफ है हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट इज मनी or some other thing capable of delivery, and any party thereto admits that he holds such money or other thing as a trustee for another party, or that it belongs to or due to another party, court may order the same to be deposited in the court or delivered to such last named party, with or without security, subject to further direction of the court। तो रूल 10, शाबाश। where the subject matter of a suit is money, जहां पे सब्जेक्ट मैटर मनी है या कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड एनी पार्टी देयर टू एडमिट्स दैट कि ही होल्ड सच पार्टी। मान लीजिए बी के पास कुछ मूवेबल गुड्स हैं, बी कहता है, और ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये गुड्स ए के हैं, बी के नहीं हैं। बी ये कहता है ये गुड्स ए के नहीं है, ये गुड्स तो सी के हैं, तो कोर्ट कहेगा इन गुड्स को तू सी को दे या कोर्ट में जमा करा दे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। Where the subject matter of a suit is money or other thing capable of delivery, and any party thereto admits that he holds such money or other thing as a trustee for another party, और डिफेंडेंट कहता है कि ये गुड्स तो किसी और पार्टी के हैं, और दैट ही बिलोंग्स टू ड्यू टू द अनदर पार्टी, कोर्ट में ऑर्डर द सेम टू डिपॉजिटेड इन कोर्ट। कोर्ट कहेगा कि इनको तू कोर्ट में जमा करा दे या इनको तू उस पार्टी को बोल दे जिसकी ये है, विद और विदाउट सिक्योरिटी, और कोर्ट उस पार्टी से सिक्योरिटी भी ले सकता है। कल को अगर ये पार्टी प्लेंटिफ के हमने डिस्कवर किया कि ये गुड्स बिलोंग टू प्लेंटिफ, तो वो सिक्योरिटी देगा उन गुड्स की सेफ कस्टडी की, सिक्योरिटी देगा कोर्ट को कि तो सिक्योरिटी दे हमें कि जब हम इन गुड्स को मंगवाएंगे कोर्ट में तो ला कर देगा। शाबाश। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। In any suit for restraining the defendant from committing or breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed or not, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment apply to the court for temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of any breach of contract or injury of a like nature arising out of the same contract or relating to same property or right. Court may grant an injunction on such terms including keeping of an account and furnishing security etc. as it thinks fit। आप बहुत ध्यान से सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे, मैं दोबारा से समझाऊंगा, मैं 2 बारी 3 बारी समझाऊंगा आपको, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछेंगे। इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, जहां पे कोर्ट रिस्ट्रेन लगा रहा है डिफेंडेंट को कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे या कोई इस तरह का काम ना करे, वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड और नॉट, प्लेंटिफ में at any time after the commencement of the suit and either before or after the judgment apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of or any breach of contract or injury of a like nature arising out of the same contract or relating to same property or right. Court may grant an injunction on such terms including keeping of an account and furnishing security etc. as it thinks fit। तो कोर्ट डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो कोर्ट उसके लिए सर्विस सिक्योरिटी फर्निश करवा सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफेंडेंट को कह सकता है। द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इज ए मैटर ऑफ
ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। टेम्परेरी इंजंक्शन देना ये कोर्ट की मर्जी है। सच इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड इफ द कोर्ट finds that there is a substantial question to be investigated and matter should be preserved in status until a final disposal of the question. In granting injunction, court may has to see the balance of convenience and inconvenience of both sides. If the object granting of temporary injunction is liable to be defeated by the delay, ठीक है, if the object, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, if the object of granting temporary injunction is liable to be defeated by delay, the court, while passing an order granting interim or temporary injunction, has a notice served on the defendant to show cause why the order granting the interim injunction should not be confirmed. On hearing the objection of the defendant to such injunction, court either confirms the interim injunction or cancel the order of injunction. ठीक है, आइए एक बार दोबारा से इस वर्ड को देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे शाबाश एक बारी दोबारा से। If the object of granting a temporary injunction is liable to be defeated by the delay, ठीक है, if the object of granting temporary injunction is liable to be defeated by the delay, court, while passing an order granting interim temporary injunction, has a notice served on the defendant to show cause why the order granting the interim injunction should not be confirmed. On hearing the objection of the defendant to such injunction, court either confirms the interim injunction और कैंसिल द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। तो कोर्ट जब इंजंक्शन प्रोवाइड करेगा तो दोनों पार्टीज की बात सुनी जाएगी, दोनों पार्टीज की कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस को देखा जाएगा और इंजंक्शन ऑर्डर पास किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है, इंटरलक्चरी ऑर्डर्स क्या हैं और किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे कोर्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। ऑर्डर हमने ऑर्डर देखा और डिफरेंट रूल्स अंडर ऑर्डर देखे। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आज के लिए इतना ही है। आप इसको ध्यान से देखना, नोट्स बनाना है इसके, जो भी डाउट है वो मुझसे पूछना। थैंक यू वेरी मच।